नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हो। तो चलो प्रारंभ करते हैं हमारा पाठ, जो कि अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और ये किताब भी जो अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है, मुद्रण और आधुनिक दुनिया। इसमें अब तक हमने ये पढ़ लिया था कि मुद्रण किस प्रकार से प्रारंभ हुआ था, किस प्रकार से मुद्रण पूरे विश्व में फैला, किस प्रकार से यूरोप में फैला, 19वीं सदी में उसमें क्या परिवर्तन आए, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत में मुद्रण किस प्रकार से कार्य किया था, या मुद्रण था भी या नहीं था, और उसके बाद 19वीं सदी में मुद्रण किस प्रकार से भारत को प्रभावित कर रहा था, ये हमने अब तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि मुद्रण के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन आए या क्या क्या उनका प्रभाव पड़ा। इसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो 3 हैं। हम उन तीनों क्षेत्रों को बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे महिलाएं, कि भी मुद्रण से महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, या उनके जीवन में कोई सुधार हुआ नहीं हुआ, या उन्हें किसी विरोध का सामना करना पड़ा, ये सब हम पढ़ेंगे। चलो, मुद्रण के अलावा हम दूसरा पढ़ेंगे। मुद्रण के अंदर जो टॉपिक है वो है गरीब जनता, यानी मजदूरों की बात चल रही है भी, कि गरीब जो लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उन पर मुद्रण का क्या प्रभाव पड़ा। और अंतिम जो है वो जातिगत असमानता, यानी जाति के आधार पर जो असमानता है उसका भी या उस पर भी मुद्रण का कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हम एक एक पहलू को उठाएंगे और फिर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलो पहले प्रारंभ करते हैं मुद्रण और महिलाएं, कि मुद्रण जो है उसका महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, मुद्रण और महिलाएं, अगर महिलाओं के जीवन की बात करें तो भारत के अंदर प्रारंभ से ही, यानी मुद्रण होने से पहले से ही, जो भारत के लोग थे वो लगातार महिलाओं की स्थिति के बारे में लिख रहे थे कि किस प्रकार से महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है उसको सुधारा जाना चाहिए। यानी जब मुद्रण नहीं था, जब मुद्रण का कार्य नहीं हो रहा, तब भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे थे कि महिलाओं की स्थिति सुधरे। लेकिन जब मुद्रण प्रारंभ हुआ, यानी जब पुस्तकें छपनी प्रारंभ हुई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्रत्येक वर्ग तक पुस्तकें पहुंचनी प्रारंभ हो गई। उससे क्या हुआ कि जो ये समाज था वो 2 भागों में बंट गया। एक, उदारवादी लोग। उदारवादी कौन थे? जिनको अपनी यहां पर इसके लिए प्रयुक्त कर सकते ऐसे लोग जो मुद्रण यानी महिलाओं को पढ़ाने के पक्ष में थे। यानी कुछ लोगों ने महसूस कर लिया था कि हाँ भाई, महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए और शिक्षा पर इनका भी अधिकार है। और दूसरे थे वही रूढ़िवादी, रूढ़िवादी लोग, यानी जिनकी जो सोच है वो पुरानी थी। अब पुरानी भी यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि भारत की अगर संस्कृति देखें तो इसमें एक से बढ़कर एक जो है वो पुरानी ऐसी महिलाएं हुई हैं जो शिक्षा में विद्वान थी। ठीक है, तो इनकी वो भी नहीं कह सकते, लेकिन इनकी ये कह सकते हैं इनकी स्वयं की एक सोच थी। तो उदारवादी लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चियों को अपने घर पर ही पढ़ाना प्रारंभ किया। यानी इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो महिलाओं को पढ़ाया घर पर। पहले तो क्या किया, हम बच्चियों को घर पर ही पढ़ाया, घर पे जैसे टीचर लगा दिया और उससे घर पर पढ़ा रहे थे। और जब इनके लिए सार्वजनिक स्कूल खुल गए, यानी जब इनके लिए स्कूल खुल गए, तो इन्होंने इनको स्कूल में भेजना भी प्रारंभ कर दिया और स्कूल में भी इनको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यानी ये लोग तो ऐसे थे जो इस चीज को स्वीकार कर चुके थे कि हाँ भी महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। परंतु दूसरा वर्ग था रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी लोग ये भी 2 गुटों में बंट गए। 2 गुटों में यानी 2 समुदाय, एक हिंदू और दूसरे मुस्लिम। देखो, यहां पर आपको एक बड़ी ही अच्छी सीख मिलेगी। पहले इसको पढ़ते, इसको बड़ा करके पढ़ते, कि भी उदारवादी लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भी महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन रूढ़िवादी जो लोग थे वो इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। देखो, इनकी क्या सोच थी, जब भी हम क्या करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तो हमेशा उसके पक्ष में कोई ना कोई तर्क या कोई ना कोई अपना कारण रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी का विरोध करते हैं तो उसके पक्ष में भी कोई ना कोई क्या करते हैं, अपना कारण रखते हैं। तो हिंदुओं ने अपना कारण दिया कि भी हमें महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, और मुस्लिम समुदाय ने क्या किया, अपना कारण दिया कि हमें महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हिंदुओं ने क्या कारण दिया, कारण सुनियो, दोनों का बड़ा आंसिया होगी, बहुत तगड़ा कारण दिया। एक कारण सुन के तो आदमी को आधो जीव निकल जाए। सुनो, हिंदुओं ने क्या कारण दिया कि अगर हम महिलाओं को ज्यादा पढ़ाएंगे, यानी अगर हम महिलाओं को क्या करेंगे, ज्यादा पढ़ा लिखा देंगे, तो महिलाएं जो हैं ये जल्दी क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी। लो भाई, सुन लो बात, गौर सुनिए बात, कि जो हिंदू वर्ग है वो क्या कह रहा है कि अगर हम महिलाओं को
ज्यादा पढ़ा लिखा लेंगे तो महिलाएं क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, वो भी जल्दी। ठीक है, एक बार आप कारण सुनो, बाद में आप बात करूंगा, एकदम गहराई से बात करूंगा। अब सुनो मुस्लिम समुदाय का कारण। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम महिलाओं को पढ़ाएंगे तो महिलाएं, जो उर्दू की किताबों में अफसाने आते हैं, वे उर्दू की जो पुस्तक आती है उसमें कुछ अफसाने आते हैं, उसको पढ़कर महिलाएं क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। हाँ भाई, दोनों कारण सुन लो। हिंदू कह रहे हैं कि अगर हम महिलाओं को पढ़ाएंगे तो महिलाएं क्या हो जाएंगी, जल्दी विधवा हो जाएंगी। और इधर मुस्लिम समुदाय क्या कर रहा है कि अगर हम महिलाओं को पढ़ाएंगे तो महिलाएं जो उर्दू के अफसाने पढ़ेंगी तो उससे बिगड़ जाएगी। सुन लिया दोनों कारण। अब यहां पर इन दोनों समुदाय की आप सोच देखो, ये उस समय की इनकी सोच थी। ठीक है, अब आप बताओ अगर वर्तमान में हम इस चीज को तुलना करें तो क्या महिलाएं जो पढ़ी हुई लिखी हैं हिंदू समुदाय में, क्या वो सब की सब विधवा हो गई? क्या वो सभी की सभी टाइम से पहले विधवा हो गई? क्या बहुत जल्दी विधवा हो गई? अगर आज आप देखोगे तो कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, क्या वो सभी विधवा हैं? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी वो सोच थी। अब आगे चलो मुस्लिम समुदाय में कि अगर उर्दू हम महिलाओं को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ जाएगी। क्यों? क्या ये जो बिगड़ने वाले अगर पुरुष पढ़ेंगे तो वो नहीं बिगड़ेंगे क्या? अगर इन्हीं उर्दू की किताबों को अगर पुरुष पढ़ेंगे तो वो नहीं बिगड़ेंगे क्या? भाई अगर इन उर्दू किताबों को पुरुष पढ़ लेंगे तो वो नहीं बिगड़ेंगे क्या? बिगड़ तो वो भी सकते हैं। इज्जत का पूरा ठेका महिलाओं का थोड़ी है, पुरुष का भी तो उतना ही है। भाई जितना पुरुष एक समाज को संभालता है उतनी महिला भी संभालती है, तो फिर ये असमानता क्यों? अब वास्तविकता में देखें तो इन दोनों की सोच चाहे कोई हो, इसके कारण उस समय महिलाओं को पढ़ाया जाता नहीं था। अब आप देखो कि केवल एक छोटी सी सोच, अब हम सबको पता, अगर हम आज की तुलना करें उस समय से तो हमें पता है कि वो सोच कितनी गलत है। लेकिन अब आप सोचो कि इस सोच के कारण जिन महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया, क्या उसको वो से वो जीवन के अंदर वो शिक्षा मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्या वो अपने जीवन के स्तर को सुधार सकती है? नहीं सुधार सकती। इसलिए जो सोच है वो समय के अनुसार धीरे धीरे बदलती रहती है। वर्तमान में आवश्यक नहीं है कि जो आज की परंपराएं चल रही हैं वो सारी परंपराएं सही हो, जिनको आज हम लोग सब एकदम सही पकड़ के और चल रहे हैं उसके ऊपर आवश्यक नहीं है कि वो सही हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो अपने विवेक के द्वारा उन परंपराओं के बारे में सोचे, अपने धर्म शास्त्रों का, अपने ग्रंथों का अध्ययन करे, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करे और फिर उसके अनुसार और अपने विवेक के अनुसार जो है उसके ऊपर क्या करे, कार्य करे कि भी हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। केवल एक समाज में चलती हुई परंपरा के अनुसार उसको मानना सही नहीं है। ठीक है, चलो आगे। तो इन दोनों की सोच जो हुई थी कि भाई इसके कारण महिलाओं को पढ़ाया जाना नहीं चाहिए। लेकिन ये आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि आप किसी समाज को जितना दबाओगे वो उतना ही निखर कर आएगा। तो महिलाओं ने क्या किया, जब इन्होंने दबाना प्रारंभ किया तो महिलाओं ने भी क्या किया, पढ़ना प्रारंभ कर दिया। कैसे किया? कुछ ने तो क्या किया, इसका विरोध किया। कुछ महिलाओं ने तो इसका विरोध किया कि क्यों भाई, हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। और कुछ महिलाएं ऐसी निकल के आई जिन्होंने क्या किया, ऐसा कार्य किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जिसके अंदर एक थी रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी, देखो इन्होंने क्या किया, रस सुंदरी देवी जी ने यह किया कि इनको जो है इनके परिवार वाले पढ़ा रहे नहीं थे, यानी इनके परिवार वालों ने साफ मना कर दिया था कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, सबसे छुपकर रात को छिप छिप कर पढ़ना प्रारंभ किया। और पढ़ना ही प्रारंभ नहीं किया, पढ़कर अपनी पहली पुस्तक भी लिखी बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में अपनी पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम था आमार जीवन, यानी ये इनकी खुद की कहानी थी और इसको प्रकाशित किया गया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, यहां से एक सीख और मिलती है कि देखो इनको कोई पढ़ने नहीं दे रहा, फिर भी ये पढ़ रही हैं लुक छिप कर, किसी भी प्रकार से इन्होंने पढ़ा और पढ़ा ही नहीं, अपनी पुस्तक भी प्रकाशित की और आज इतिहास के अंदर जो है अमर ही हो गई। जब भी इतिहास में मुद्रण के बारे में पढ़ा जाएगा तो इनके बारे में भारत में ये बात जरूर आएगी। अब इससे क्या पता चलता है कि जिस व्यक्ति के अंदर किसी चीज को करने की इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेता है। उसके लिए संघर्ष कोई मायने नहीं रखता, कौन सी चुनौती आ रही कोई मायने नहीं रखती, वो अपना रास्ता किसी न किसी तरीके से बना ही लेता है, किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेता है। बस उसके अंदर उसके प्रति चाह होनी चाहिए कि मुझे ये प्राप्त करना ही है। तो इसी प्रकार रस सुंदरी देवी जी ने क्या किया, बंगाली भाषा में अपनी पहली पुस्तक आमार जीवन लिखी। अब जिस प्रकार जब इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी तो और भी इस प्रकार की महिलाएं थी जो उस समय पढ़ी लिखी थी, उन्होंने क्या किया, इन दोनों ही समुदायों का क्या किया,
विरोध किया कि क्यों भाई, हम क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, हमें भी पढ़ना है। और इसके लिए फिर दो महिलाएं और थी, एक का नाम था ताराबाई और एक का नाम था रमाबाई। और यही नहीं थी, अगर आप कक्षा 8 की पुस्तक में देखोगे तो उसमें आपको और भी महिलाएं मिलेंगी, जैसे मुमताज अली थी, इस प्रकार से और भी महिलाएं थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विरोध किया किस चीज का, महिलाओं को नहीं पढ़ाने का। इन्होंने कहा कि पढ़ना हमारा अधिकार है और हमें पढ़ाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने इसका विरोध किया और महिलाओं की पढ़ाई के लिए जो है अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास किया। और इनमें जो रमाबाई थी, उन्होंने तो अपना एक विधवा आश्रम भी खोला था, जिनमें ये विधवा महिलाओं को रखकर उनको जो है कार्य सिखाती थी। यानी अब महिलाओं ने क्या किया, अपना मोर्चा खोल दिया था, अपना प्रयास प्रारंभ कर दिया था कि अब हमें पढ़ना है, आप हमें कोई रोक सकते नहीं हो, ये हमारा एक अधिकार है। और इस प्रकार से महिलाओं ने क्या किया, इसके लिए प्रयास प्रारंभ किया। और इसके अंदर इनको एक फायदा ये हुआ कि 1870 के अंदर क्या हुआ, हिंदी के अंदर भी जो है प्रकाशन होना प्रारंभ हो गया। यानी अब जो मुद्रण है वो हिंदी में भी होने लग गया था। यानी इस प्रकार के अखबार छपने प्रारंभ हो गए थे जो हिंदी भाषा के अंदर भी अखबार लिख रहे थे। और इन अखबारों ने क्या किया, अलग से जो है वो एक हिस्सा छोड़ दिया था जिसमें केवल महिलाओं के बारे में ही लिखा जाता था। बात समझ गया ये? यानी इन्होंने क्या किया, हिंदी का जो अखबार था इसने अपना एक क्षेत्र ही छोड़ दिया था, एक पृष्ठ ही छोड़ दिया था, एक हिस्सा छोड़ दिया था जिसमें ये सिर्फ महिलाओं के बारे में लिखते थे और ऐसी महिलाओं के ही लेख इसमें लिखे जाते थे। चलो, जो क्या करती थी, जो विरोध करती थी किसका, जो इनके प्रति जो है कुरीतियां चल रही है, जैसे विधवा विवाह हो गया, विधवा विवाह नहीं करने देते थे ना, इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों के बारे में लिखती थी और महिलाओं को जागृत करने का प्रयास करती थी। तो इस प्रकार से जो मुद्रण है उनका महिलाओं के जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ा था कि उनके मुद्रण के कारण पूरा जीवन ही जो है वो परिवर्तित हो गया था। तो इस प्रकार से हमने महिलाओं के जीवन है वो मुद्रण के कारण प्रभावित किस प्रकार से वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि मुद्रण के कारण जो है वो मजदूरों का या गरीब लोगों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ। तो चलो, जैसा कि हमने 19वीं सदी में पढ़ा था पहले भी, जो यूरोप में था वो भारत में होता कि किताबें क्या हो गई थी, सस्ती हो गई थी, जिसके कारण क्या है, सभी लोगों को अब जो किताबें हैं वो मिलनी प्रारंभ हो गई थी। एक काम तो ही हुआ, दूसरा क्या हुआ, पुस्तकालय खुलने लग गए थे, ये भी मैंने पहले पढ़ाया था आपको। अब इसके कारण क्या हुआ कि जो लोग किताबों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उनको किराए पर पुस्तकें दे दी जाती थी कि भाई आप पूरी किताब के पैसे नहीं दे सकते, किराए पे इसको 4-5 दिन के लिए ले जाओ, उसको पढ़ लो। ऐसी किताबें आनी चालू हो गई थी। अब इससे क्या हुआ, जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उन लोगों के पास भी किताबें पहुंचनी प्रारंभ हो गई। और इस कारण से क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे पता चलता है कि मुद्रण के कारण जो है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, खास करके मजदूर वर्ग में। जैसे एक घटना आई कानपुर से। कानपुर के अंदर 1938 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था काशी बाबा। काशी बाबा, इतने याद होना नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, इतना याद रखना कि मजदूरों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक व्यक्ति थे कानपुर के 1938 के अंदर काशी बाबा। इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक लिखी 1938 में। किस लिए लिखी, ये मिल में काम करते थे, तो इन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में कि किस प्रकार से मिल मजदूरों को जो है वो यातना दी जाती है या उनके साथ शोषण का कार्य होता है, ये इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया। अब आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक में इस प्रकार से प्रकाशित करता है और लोग उसको पढ़ते हैं तो उनके प्रति दया भी आती है, और अगर ये बात सरकार तक पहुंच जाए तो उसके लिए कोई ना कोई नया नियम भी बन जाता है। तो इस प्रकार से काशी बाबा ने क्या किया, अपनी एक पुस्तक लिखी। अब आप देख सकते हो कि एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति जो है वो अपनी पुस्तक लिख रखा है, यानी वो शिक्षित हो रहा है। अगर वो शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से उसके आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर शिक्षा का संचार होगा, और अगर उनमें शिक्षा का संचार होगा तो वो अपने पिता की तरह मजदूरी करने के लिए दबावित नहीं होंगे। तो चलो आगे, एक तो ये हुआ, एक घटना हो रही कि जो बंगलोर था, यानी आज का जिसे बेंगलुरु बोलते हैं या बेंगलोर बोलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वाला, इसमें क्या हुआ, इसमें जो है एक पुस्तकालय खोला गया। इन जो मजदूर वगैरह थे इन्होंने क्या किया, अपना पुस्तकालय खोला। किस लिए, ताकि इसमें जो वहां के मजदूर थे वो पढ़ सके। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मजदूर वर्ग को भी समझ में आने लग गया था मुद्रण के कारण कि पढ़ना वास्तविकता में आवश्यक
है। और यही एकमात्र हथियार है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है कि जो आपके जीवन को संपूर्णता से परिवर्तित कर सकता है। ये बात इनको समझ में आ गई थी कि बेंगलोर के जो लोग थे या बेंगलोर के जो मजदूर थे, इन्होंने क्या किया, अपना पुस्तकालय खोला और उसके अंदर जो है इस प्रकार से पुस्तकें रखी गई कि मजदूर लोग जो उन्हें पढ़े, चाहे उनको थोड़ा टाइम मिले, कितना टाइम मिले, उस टाइम के अंदर वो उन पुस्तकों को पढ़े ताकि उनके अंदर शिक्षा आए। अब शिक्षा आएगी और उनका उद्देश्य में नहीं था कि शिक्षा आए, उनकी नशाखोरी कम हो और वो अपने स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर सके। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तविकता में किताबों के कारण मजदूरों का जीवन भी प्रभावित हुआ था। और अंतिम जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है जातिगत, कि भी जातिगत असमानता है उसका क्या प्रभाव पड़ा, या जाति भी इसमें कहीं आई या नहीं आई। तो भाई इसमें जाति भी आई थी, किस प्रकार से आई थी उसकी बात और कर लेते हैं कि मुद्रण और जाति का क्या मेल बना। भाई मुद्रण और जाति का ये मेल बना बच्चों कि उस समय क्या हुआ, जो अपर कास्ट थी यानी उच्च जातियां थी, उन्होंने तो क्या हुआ, वो अपनी पुस्तकें लिख रहे थे, वो तो स्टार्ट से ही लिख रहे थे। लेकिन अब जो निम्न जाति के लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए पुस्तक लिखनी प्रारंभ कर दी। किसी ने लेख लिखने प्रारंभ किए, किसी ने पुस्तक लिखी, यानी कोई तो अपने लेख लिख रहा था, कोई अपने निबंध लिख रहा था और कोई अपनी पुस्तकें लिख रहा था। किस संदर्भ में, इस संदर्भ में कि किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा था और किस प्रकार से उन्हें समानता का अधिकार लेने के लिए लड़ना चाहिए। यानी वो अपने लोगों को पुस्तकों को एक हथियार बनाकर उन तक वो बात पहुंचाना चाह रहे थे जो बात इतने समय से पहुंच नहीं रही थी, और उनको ये जागरूक करना चाह रहे थे कि हमारे साथ शोषण हो रहा है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। और इसके अंदर जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है ज्योतिबा फुले जी की, ज्योतिबा फुले जी की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत फेमस हुई थी उस समय, जिसका नाम था गुलामगिरी, गुलामगिरी। और ये पुस्तक लिखी गई थी 1871 में। यानी ज्योतिबा फुले जी ने क्या किया था, अपने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी 1871 में। नाम से ही पता चल रहा है गुलामगिरी, यानी किस प्रकार से जो है वो निम्न जातियां हैं उनको इन्होंने गुलाम से उनकी तुलना की है। कि यानी ये इनका ये कहना था कि जिस प्रकार से गुलाम का शोषण होता है ठीक उसी प्रकार से इनका शोषण हो रहा है और हमें इसके लिए कार्य करना चाहिए। और ये पुस्तक बहुत फेमस हुई थी। इसके साथ साथ और भी महानायक थे जिनमें एक नाम आप सभी को पता है, B.R. अम्बेडकर साहब। इनके बारे में बताने की किसी को जरूरत है ही नहीं। और दूसरे कौन थे, दूसरे थे दक्षिण में रामास्वामी नायकर, जिनका एक नाम है जो फेमस है वो है पेरियार। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे कि वो लोगों को जो है वो जातियों के अंदर जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए समझा सके, उसके लिए जागरूक कर सके। तो यानी हमने अब तक ये देखा कि मुद्रण के कारण महिलाओं का जीवन भी भयंकर प्रभावित हुआ और उनके पक्ष में प्रभावित हुआ, और मजदूरों का जीवन है वो भी प्रभावित हुआ और वो भी उनके पक्ष में ही प्रभावित हुआ, और जातिगत जो असमानता है वो भी प्रभावित हुई। और लोगों ने अपने विचार जो हैं वो पुस्तकों के माध्यम से लिखे और अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। यानी सभी प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं सभी बातों की एक बात कि जो किताबें हैं वो वास्तविकता में सबसे बड़ा हथियार है। अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो किताबों के बिना वो संभव होना थोड़ा सा मुश्किल है। किताबें अगर होंगी, जागरूकता फैलेगी तो उसका परिवर्तन होना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और किताबें वो काम बहुत सहजता से कर देती है। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रकार के परिवर्तन पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में मुद्रण पर कभी प्रतिबंध भी लगे थे या नहीं लगे थे, यानी व्यक्ति से जो उसके लिखने का अधिकार है वो भी कभी छीना गया था या नहीं गया था। तो निश्चित रूप से ये छीना गया था। और कब छीना गया था आपको पता है कि ये हमसे छीना था ब्रिटिश राज के अंदर। देखो प्रारंभ में जब ब्रिटिश आए थे तो उनको भारत में लिखने से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि भी उनके खिलाफ तो कोई लिख ही नहीं रहा था। यानी प्रारंभ में जब ब्रिटिश आए थे 1600 ईस्वी में आए थे और उन्होंने धीरे धीरे अपना राज बनाना प्रारंभ कर दिया था, तो उस समय तो उनके खिलाफ कोई लिख रहा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता क्या हुआ, लोगों ने उनके खिलाफ लिखना प्रारंभ किया। जब लोगों को समझ में आने लगा कि भाई हमें लूट रहे हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, तो क्या किया, इनके खिलाफ लिखना प्रारंभ कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1820 के अंदर जो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट था यानी सर्वोच्च न्यायालय था, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय जो था,
इसके अंदर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिए, यानी मुद्रण के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिया, यानी कुछ इस प्रकार के नियम बना दिए अंग्रेजों ने कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस प्रकार के नियम बना दिए कि इन्होंने क्या किया, उन अखबारों को तो रख लिया जो इनका समर्थन कर रहे थे, यानी उन अखबारों को तो छूट दे दी जो इनके समर्थन में थे, और उन अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया या उन पे इस प्रकार के नियम लगा दिए कि वो उनके खिलाफ कुछ भी लिख सके नहीं। बात समझ गया ना? यानी इन्होंने ये काम किया, सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो अपने फायदे के लिए जो अखबार इनके पक्ष में लिख रहे थे उनको तो रख लिया, और जो इनके खिलाफ लिख रहे थे उन पर कुछ ना कुछ नियम कानून थोप दिए। उसके बाद क्या हुआ, 1835 के अंदर जब विलियम बेंटिंक आए, विलियम बेंटिंक, सन वगैरह याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है, टेंशन लेना है जो नहीं था, बताया बस भी तरीका से याद कर लियो। विलियम बेंटिंक आए तो उन्होंने क्या किया, इन नियमों का पुनः मूल्यांकन किया कि भाई ये जो नियम बनाए गए ये नियम सही है या नहीं, और फिर इन्होंने क्या किया, मैकाले के साथ मिलकर इन नियमों को खारिज कर दिया कि भाई ये नियम तो सही नहीं है। बात समझ गया? कौन समझा? यानी पहले इन नियमों को लगाया गया 1835 में, यानी यहां से 15 साल बाद क्या हुआ, इन नियमों को विलियम बेंटिक और मैकाले के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब क्या हुआ, जैसे ही 1835 के बाद में इन्होंने खारिज किया, लोगों ने क्या किया, जोरों शोरों से लिखना प्रारंभ कर दिया, और फिर आपको पता है सबसे बड़ी घटना हुई थी 1857 का विद्रोह। हुआ था नहीं हुआ था? 1857 का विद्रोह जब ये हुआ और अंग्रेजों को पता चला कि ये जो कुछ भी हुआ इसके अंदर किताबों का बड़ा योगदान है, लोगों ने अपने लोगों को लिख लिख कर उन लोगों के बारे में इतना ज्यादा भड़का दिया है, इतना ज्यादा जागरूक कर दिया है कि उन्होंने इतना बड़ा जो है विद्रोह हमारे सामने खड़ा कर दिया था। तो अब क्या किया अंग्रेजों ने, फिर से जो है इन लोगों के लिए, यानी भारतीयों के जो लिखने के मीडिया थी, मीडिया वो उसका प्रेस, यानी भारतीयों की जो प्रेस थी उसको क्या किया, इन्होंने प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी सरकार को बाध्य किया कि भी आप उनके ऊपर फिर से प्रतिबंध लगाए। और उसके बाद सरकार ने एक नियम पारित किया जिसे बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 के अंदर लागू हुआ। यानी क्या किया अंग्रेजों ने, 1857 के विद्रोह के बाद लगातार अपनी सरकार से प्रयास किए, उनसे कोशिश करवाई या उनको दबाव में दिया कि भाई आप इन लोगों के लिखने का जो अधिकार है इसे पुनः छीनें, वरना इसी प्रकार के और विद्रोह होंगे या हमें निकाल दिया जाएगा, जो कुछ भी है, लेकिन इसको आप दबाएं। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया, एक एक्ट पारित किया गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो 1878 में पारित हुआ। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अगर कोई भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लिखेगा, यानी अगर कोई भी आदमी जो है वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लिखेगा अपने अखबार में, बात समझ आओ ना, यानी कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है अपने अखबार में अगर अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिख देगा तो उसको पहले क्या दिया जाएगा, एक चेतावनी दी जाएगी, यानी फर्स्ट वार्निंग दी जाएगी। यानी जैसे ये मान लो मैं अंग्रेजी शासन के अंदर अधिकारी हूं और आपने अपने बारे में मेरे खिलाफ लिखा, तो मैं पहले तो सुनूंगा, ओए रुक जा, देख लिए, एक वार्निंग दे दी। अब अगर उसके बाद भी वो लगातार दोबारा लिखता है, यानी सेकंड बार भी जो है वो इसके बारे में लिख रहा है, तो क्या किया जाएगा, सेकंड बार में जो है वो उसकी पूरी प्रेस को, उसकी पूरी मीडिया को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, यानी उसको अपने अधिकार में ले लिया जाएगा। इस प्रकार का नियम जो है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंदर लगाया गया था कि अगर आप पहली बार मेरे खिलाफ लिखेंगे तो मैं आपको एक चेतावनी दूंगा, अगर उसके पश्चात भी आप लिखेंगे तो मैं आपके अखबार समेत आपकी पूरी मीडिया को ही जब्त कर लूंगा। इसके बाद क्या भारतीय रुकने वाले थे? अरे ना रहे, भारतीय कहते रुकेंगे, आपका कोई सी को डराने, हम वही करते हैं जो सही होता है। तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद भी इन्होंने लिखना बंद नहीं किया और ये लगातार लिख रहे थे। और इसका उदाहरण है बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, अपने अखबार केसरी में 1907 के जो पंजाब के क्रांतिकारी थे उनके बारे में लिखा। 1907 के जो पंजाब के क्रांतिकारी थे उनके बारे में लिखा, जिसके कारण उन्हें क्या हुई, काला पानी की सजा दी गई। यानी बात समझ रहे होने कि इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बना दिया, उसके बावजूद भी जो भारतीय थे
वो रुक रहे नहीं थे, वो लगातार लिख रहे थे। और इन्होंने तब तक क्या लिखा, जब तक कि देश आजाद नहीं होगा, यानी ये रुके नहीं। इस प्रकार से हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। इसके साथ हमने हमारी पहली पुस्तक इतिहास जो है वो पूर्ण कर ली है। और अब हम प्रयास करेंगे, आगे देखते हैं कौन सी पुस्तक प्रारंभ करनी है उसको पढ़ने का। इस प्रकार से हमने अपनी इतिहास की पुस्तक पूरी की है। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे 10th कवर करने की, उसके बाद 12th, और उसके बाद देखते हैं आगे 8th पढ़ाएं या राजस्थान जी के पढ़ाएं या इंडिया जी के पढ़ाएं। धन्यवाद।